ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर में बता दूं आपको, आज दुनिया के दो अलग अलग छोर पर दो बड़ी बैठकें होने वाली हैं और यही वो दो बड़ी बैठकें हैं जो आने वाले समय में युद्ध की दिशा और युद्ध की दशा तय करने वाली हैं। एक बैठक अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में होगी। ये बैठक व्हाइट हाउस में होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुरक्षा टीम के साथ अमेरिका के ऑपरेशन की सफलता, ईरान के स्टैंड और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और जो दूसरी बैठक होनी है वो वॉशिंगटन डीसी से करीब 8,000 किलोमीटर के फासले पर मॉस्को में होगी। ये बैठक होनी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच, क्योंकि इस युद्ध में रूस अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान का समर्थन कर रहा है। इसी वजह से ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इसी बैठक से तय होगा कि आगे रूस क्या कदम उठा सकता है। तो ये दो बड़ी बैठकें, एक अमेरिका में, दूसरी रूस में। पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री के बीच जो बैठक होनी है, उससे पहले अमेरिका को रूस ने एक बार फिर धमकी दी है। रूस की तरफ से बयान दिया गया है। रूस कह रहा है बड़े नुकसान को लेकर अमेरिका तैयार रहे। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखता है और ईरान सबसे बड़ा तेल भंडार बंद कर सकता है। ये रूस की तरफ से धमकी दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो यूएसए बड़े नुकसान उठाने को तैयार रहे। रूस चेता रहा है अमेरिका को, बड़े नुकसान के लिए अमेरिका तैयार रहे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस सब के बीच ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। ईरान कह रहा है कि वो अपना कार्यक्रम जारी रखेगा, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, हमें क्या करना है ये हमें कोई ना बताए, हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे। ईरान की दुनिया को दो टूक। और वहीं ईरान का जो मिलिट्री सेंट्रल कमांड है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दे दी है। ट्रंप को लेकर ईरान के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता का बयान सामने आया है और वो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया है, लेकिन इस युद्ध को खत्म ईरान करेगा। Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन सर हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले दीपक वोरा सर के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और उनसे समझते हैं। सर, ये जो ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि ये जो जंग है वो शुरू मिस्टर ट्रंप ने की है, लेकिन इसको खत्म ईरान करेगा, ये महज एक तरीके की गीदड़ भभकी के तौर पर देखा जाए या फिर इसमें किसी तरीके का कोई दम आपको नजर आता है? दीपक वोरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। अब आप वॉर रूम का जो है टाइटल उसको बदल के पीस रूम कर दीजिएगा, फिर थोड़ी सी शांति की बात कर पाएंगे। और मैं देख रहा हूँ जनरल मैस्टर कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वॉर रूम रखिए, वो तो वॉरियर है और मैं पीस मेकर हूँ। वैसे डोनाल्ड ट्रंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो भी पीस मेकर, डील मेकर है वो, सॉरी। तो मैम, इसमें जो आप कह रही हैं, ये अभी जो ईरान उसका जो लोग कह रहे हैं कि वी विल फिनिश द वॉर एटसेट्रा, ये हमारे भी बॉलीवुड फिल्मों के इश्तिहार होते थे, जंग उन लोगों ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे, ये सब बॉलीवुड में बड़ा अच्छा लगता है। इन रियलिटी उसमें दम नहीं है कुछ करने के लिए। ही इज ब्रोकन कंप्लीटली। जो उसके बाद थोड़े बहुत बचे हैं मिसाइल्स वगैरह, वो उनको फेंकता रहेगा इधर उधर, बट ये जंग ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनल असेसमेंट मेरा यही है मैम कि ये अब घुटने टेकने वाला तो नहीं है। ईरान धमकियां देता रहेगा, लेकिन रेजीम चेंज यानी ये मुल्ला सरकार अगर चली गई तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक जो इजराइल की को डर है, जो अमेरिका को डर है, जो सारी दुनिया को डर है, वो बहुत काफी हद तक वो उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। अब ये रूस जा रहे हैं और वहां पे मिलेंगे एटसेट्रा, और रूस ने जो धमकी दी है कि ऑयल वेल्स अपने बंद कर देगा ईरान, तो फिर देखिए क्या होता है। मुझे मालूम है रूस ये क्यों कर रहा है, क्योंकि तक फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा अच्छा रूस के ऑयल पे जो हमने प्रतिबंध लगाया वो हटा देते हैं, चल भाई रूस तू और तेल बेच, अपना खूब तेल निकाल और बेच, सऊदी भी वो करेगा।
ईरान और मुसीबत में फंस जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। सो मेरा मानना है कि जो इस समय ईरान के दोस्त उसको एडवाइस दे रहे हैं, अगर ऐसे दोस्त हों तो उनसे दुश्मन अच्छे हैं, ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगा। आपने जो बात कही सर, मुझे लगता है जरा जनरल मेस्टन के पास चलते हैं। जनरल मेस्टन, दीपक वोरा साहब कह रहे हैं कि साहब अमेरिका कहेगा, वो तेल को लेकर जो रूस धमकी दे रहा है कि भाई रूस तुम पर जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं वो हम हटा रहे हैं, अब तुम दुनिया को तेल बेचो। तो मतलब वो यूक्रेन जो है वो तो फिर सबसे बड़ा लूजर यहाँ पर बनकर उभर रहा है। हाँ ठीक है, वो उसको खूब डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई, कूटनीति में ऐसा कभी हमने वो देखा नहीं होते हुए कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष हो उसको व्हाइट हाउस में इस तरीके की डांट लग रही हो। तो इसमें मतलब सबसे बड़े लूजर के तौर पर यूक्रेन उठेगा। और सर फिर मतलब रूस में ये जो मुलाकात हो रही है ईरान के विदेश मंत्री की, इसके क्या मायने रह जाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि यूक्रेन इसमें सबसे बड़ा लूजर हो जाएगा। और फिर यही रीति रिवाज चलता है विश्व में कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, इट इज योर परमानेंट इंटरेस्ट। तो साफ जाहिर है जब नेशनल इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का जो चाहेगा वो होगा। अगर उनको तेल चाहिए तो फिर वो रूस से भी ले सकते हैं, और ये हकीकत है, ये सच है। और जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला, मैं एग्री करता हूँ कि उनको शायद गलत एडवाइस दी जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के लिए सबसे जरूरी चीज़ उसका ऑयल है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर भी हैं और रूस के ऊपर भी हैं। तो अगर रूस के ऊपर ये सैंक्शंस हट जाते हैं तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस में वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। और दूसरा ये जो रूस का जो तेल है वो दुनिया में हर जगह फिर जाएगा। और वैसे तो इंडिया और चाइना में आ ही रहा है, लेकिन फिर यूरोप में और हर जगह उसकी खरीदारी बढ़ जाएगी और हो सकता है प्राइसेस काफी स्टेबलाइज हो जाएंगी। नुकसान किसको होगा? ईरान का। तो अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद करता है उसी का नुकसान होगा। और अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद भी करता है तो ये जितने गल्फ जीसीसी कंट्रीज हैं, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, चाहे कुवैत है, चाहे बहरीन है, चाहे यूएई है, जितने भी देश हैं, ओमान वगैरह, सऊदी अरेबिया, तो ये सब ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। तो आज ईरान बहुत एक ऐसी स्थिति में है, वो स्टेटमेंट्स तो उसको बोलने हैं, सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स उसने देने हैं और वो अपनी पब्लिक के लिए बोलना है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या करेगा वो निर्भर होता है कि क्या करना चाहेगा, उसका एंड स्टेट क्या है। क्योंकि देखिए, लड़ाई तो देखा जाए तो 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, अभी नहीं हुई है लड़ाई शुरू, 7 अक्टूबर को शुरू हुई है। किसने शुरू करवाई वो भी सबको पता है। तो वो लड़ाई का अंत तो अभी लंबा ही चलेगा, जो 7 अक्टूबर वाली है वो लड़ाई है जिस पे अभी फोकस चल रहा है। लेकिन एक और अब चीज हो गई है इस लड़ाई में, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल एकजुट होकर मिल गए हैं। पहले क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा था, मॉरल सपोर्ट और वेपनरी सपोर्ट, मिलिट्री हार्डवेयर सपोर्ट सब हो रहा था, इकोनॉमिक सपोर्ट है, लेकिन अब तो मिलिट्रीली वो इन्वॉल्व हो गया है। तो ऐसे में क्या ईरान 2 पावरफुल देश के साथ टक्कर लेना चाहेगा और कितनी उसकी स्टेइंग पावर है, वो भी एक सवाल उठता है। आज उसकी एयर सुप्रीमेसी 0 है, एयर डिफेंसेस 0 है, पूरी एयर डोमिनेशन इजराइल की है, उसके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसको काफी ध्वस्त कर दिया है। तो कहने का मतलब, और आपने एक स्टेटमेंट दिया था शुरू में कि आज विश्व में 2 बड़ी मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग की तो हमने चर्चा कर दी है, लेकिन जो वॉशिंगटन में मीटिंग होगी उसमें साफ ये होगा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं ईरान के पास और वो ऑप्शन से वो क्या क्या कर सकता है, और अगर वो क्या क्या कर सकता है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स यूनाइटेड स्टेट्स को कहाँ लेने हैं, किस प्रकार लेने हैं, और अगर होता है कुछ तो क्या काउंटर मेजर होगा। तो इस पे मीटिंग होगी। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा हो जाता है सर कि ये जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, या फिर ये जो इजराइल ईरान वाला युद्ध चल रहा है जिसमें एंटर अमेरिका कर चुका है, उसमें रूस और चीन ये भी शामिल हो सकते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं खतरा भी बना हुआ है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच इजराइल पर ईरान ने भीषण हमला लगातार जारी रखा हुआ है। बीते कई घंटों से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। इसमें तेल अवीव से लेकर हाइफा तक के इलाके हैं जिस पर ईरान हमला बोल रहा है। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, अलर्ट किया जा रहा है लोगों को, और जैसे ही सायरन बजते हैं तो लोग फौरन जो बंकर्स हैं वहां पर शरण ले रहे हैं। तस्वीरें भी जो आज सुबह आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल अटैक से किस तरीके से इमारतें ध्वस्त होती हुई, ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और इजराइल में तेल अवीव से लेकर हाइफा तक में ये तबाही की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। और ये जो ईरान की तरफ से हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं, इन हमलों का इजराइल भी पलटवार कर जवाब दे रहा है। ईरान के मिसाइल सेंटर्स पर इजराइल ने हमला बोला है। 15 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया गया है।
ईरान के 6 एयरबेसेस को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो हम आपको दे रहे हैं। इजरायल भी जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। 15 फाइटर जेट्स ईरान पर हमला। ईरान के 6 एयरबेसेस को भारी नुकसान इजरायल ने पहुंचाया है। मतलब वो जो हवाई क्षमता है ईरान की, उसको पूरी तरीके से तहस नहस इजरायल की तरफ से कर दिया गया है। पहले भी ये कहा जा रहा था कि इजरायल ने एयर डोमिनेशन ईरान पर हासिल कर ली है और अब उसी में और बढ़त लेता हुआ इजरायल नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास भी आपको लेकर चलेंगे। पुतिन के करीबी हैं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव। उन्होंने बयान दिया है जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन और बढ़ा दी है। अमेरिका के हमले के बाद रूस का बड़ा दावा ईरान पर। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने बयान दिया है, कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम नहीं रुका, यह भी मेदवेदेव की तरफ से दावा किया गया है। अमेरिका के हमले के बाद यह रूस का बड़ा दावा है और यह दावा बेहद दिलचस्प हो जाता है। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा मेहमानों का हम रुख करते हैं, जरा दीपक बोरा जी का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से समझते हैं। सर, अमेरिका 3 जो परमाणु केंद्र हैं ईरान के, वहां पर हमला करता है, फोर्डो में, नतान्ज में, इस्फहान में, लेकिन खुद अमेरिकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, वही अमेरिका के दावे की हवा निकाल देता है। वो कहता है कि साहब चूक कर दी, देर कर दी अमेरिका ने। वहां से तो ईरान जो अपना संवर्धित यूरेनियम है वो हटा चुका था पहले ही, और अब ये रूस के बड़े नेता मेदवेदेव साहब, इनका ये बयान सामने आ रहा है, तो मतलब अमेरिका निशाना चूक गया क्या? मेरा नहीं मानना कि उसका निशाना चूका है। इजराइल की इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, उनको पता लग गया होगा। हाँ, ये जरूर है कि एनरिच यूरेनियम अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो जो फोर्डो जगह है, तो शायद कहीं और से, चीन या रूस से उसको एनरिच यूरेनियम मिल सकता है। उनका जो इस समय न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो बिजली पैदा करता है, उसका मेरा ख्याल वो प्लूटोनियम बेस्ड है, मुझे ध्यान नहीं है यूरेनियम या प्लूटोनियम, वो रूस से आता है। उसकी जो बेसिक रॉ मटेरियल है वहां से आता है, वो और सप्लाई कर सकते हैं इनको। इस हद तक तो रूस जा सकता है, क्योंकि वो बड़ा खुश है कि अमेरिका यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो जाए और फिर यूक्रेन में जो है उसका ध्यान थोड़ा सा कम हो जाए। इसमें एक चीज है, अगर मैं इस समय ईरान का मुल्ला होता तो एक अंग्रेजी की कहावत है, डैम्ड इफ आई डू, डैम्ड इफ आई डोंट। अगर मैं करूं तो मुसीबत, ना करूं तो मुसीबत। सो वो इसको टर्मिनल डिफाइंस कहते हैं। जब आप हार रहे होते हैं आखिरी में, तो आप बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद अभी भी आप जो है बाजी उल्टी कर सकते हैं, बट इट्स गेम ओवर प्रीटी मच। अब मैम, इसमें जो शांति की आपने बात की, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। इथियोपिया, एरिट्रिया, मैं उस एरिया में रहा हूँ, 20 साल तक लड़ते रहे एक छोटी सी टेरिटरी के ऊपर। फिर इथियोपिया के जो मेरे दोस्त थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर मेले ज़ेनावी, उनका निधन हो गया, और उसके बाद जो नया आया अबी अहमद, जो अभी भी है, तो एक दिन उसने कहा, यार ये जो एरिट्रिया वाला, ये तो मेरा कजन है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? उसने फोन उठाया, बोला भाई क्यों लड़ रहे हैं? उसने कहा मुझे क्या पता, तुम लड़ रहे हो, दोनों बॉर्डर पे मिले, अरे भाई क्यों लड़ रहे हैं, चलो खत्म करो। खत्म होगी बात। अब ऐसी स्थिति अगर आए, अगर ईरान में नई लीडरशिप आए जो कहें कि हमें ये जो हम कहते रहे कि इजराइल को जीने का हक नहीं है, हम वापस लेते हैं, इजराइल को भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है, तब तो बातचीत का कोई बेसिस बनता है। नहीं तो धमकियों से और कहना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसलिए मेरा मानना, और ये आई एम कन्विंस्ड अबाउट दिस, जो मेरे ग्रुप में लोग बताते हैं कि रेजीम चेंज सबसे बड़ी चीज है अब ईरान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। धमकियों से तो देखिए कुछ हासिल नहीं होगा, और इसमें जिस तरीके की सीधी एंट्री जनरल मेस्टन अमेरिका ने ले ली है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि रूस और चीन जो हैं वो सिर्फ पीछे से ही सपोर्ट ईरान को करेंगे, या फिर उनकी तरफ से भी किसी तरीके का कोई डायरेक्ट खेल खेला जा सकता है? और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर है, वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर, उसको जो बदलने की बात की जा रही है, तो क्या रूस और चीन को नहीं लग रहा होगा कि यही वक्त है अमेरिका को घेरने का? और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि रूस और चीन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पहली बात तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट तो नहीं करेंगे। कारण यह है, पहली बात, रूस जो खुद अभी 3 साल से ज्यादा यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है, उसकी दशा क्या है? उसकी अभी मिलिट्री हार्डवेयर कितना डैमेज हो चुकी है, मिलिट्री डिग्रेडेशन हो चुका है, और कहने का मतलब है यूक्रेन को भी पता है उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि मिलिट्री हार्डवेयर या इस प्रकार वो कुछ दे सकता है ईरान को, लेकिन हाँ, एक मॉरल सपोर्ट होता है। जैसे आपने देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस, चाइना और ग्रेट पाकिस्तान जो आर्टिफिशियल स्टेट है, उसने ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया है
कि ये डी एस्केलेशन होना चाहिए और ये कंडमनेशन तो है और पीस टॉक्स भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है रूस ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट देगा। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना भी एक सपोर्ट छोटी मोटी वो क्लैंडस्टाइन सपोर्ट दे सकता है, जैसे ये एनरिच यूरेनियम दे सकता है, ये सारी चीज़ें दे सकता है, लेकिन इतना मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देना चाहेगा, क्योंकि चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है, उसका लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ताइवान है। तो वो इन वॉर्स में नहीं अपने को झूलना चाहेगा, उसका सिर्फ फोकस ताइवान है। और वो चाहेगा कि यहाँ अमेरिका और ईरान आपस में टक्कर करें, जैसे वहाँ रूस और यूक्रेन की हो रहे, तो उसके पास एडवांटेज ये हो जाएगा कि ताइवान के ऊपर उसका मतलब अपोजिशन कम हो जाएगी। तो उसका इरादा ये है, और वो अपनी मिलिट्री एनर्जी को, मिलिट्री रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहता है। मेन लड़ाई उसकी ताइवान में है। तो ये देखते हुए मेरे को नहीं लगता चाइना भी कुछ खास करेगा। तो आज की तारीख में ईरान देखा जाए तो चाहे तुर्की हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो सब स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड किसने अभी तक बिल्कुल साथ दिया है। और दूसरा, जहाँ तक ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, कई कंट्रीज ने यहाँ पर भी अमेरिकन कंडेमनेशन की है, लेकिन क्या कतार ने या क्या सऊदी अरेबिया ने बोला है कि ये पैक करो आपके यहाँ से बेसेस और जाइए? कोई नहीं बोलेगा। तो ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स हैं, बोलने में और ऑन ग्राउंड एक्शन करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सर, आप कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से जो परमाणु केंद्र ईरान के और वहां पर ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भी ईरान की तरफ से की जा रही है, तो उस पर मिसाइल्स का अटैक इजराइल पर ही बढ़ाया है, जिसका पलटवार इजराइल भी जमकर ईरान को दे रहा है। देखिए, जेरूसलम पर ईरान ने मिसाइल से हमला बोला है। इजराइल ने हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिणी इजराइल के कई शहरों में ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में हमले के बाद सायरन बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और लोग जो हैं वो बंकर्स में शरण ले रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव और हाइफा पर भी ईरान ने हमला बोला है। जेरूसलम में भी ईरान ने हमला बोला है। रिहायशी इलाकों में हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ईरान और इजराइल युद्ध में एक बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर। सवाल यह कि इस युद्ध में पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। क्या इस्लामिक मुल्क होने के नाते ईरान का साथ देगा पाकिस्तान, या फिर अमेरिका की गोद में बैठने के चक्कर में पाकिस्तान शांत रहेगा? पाकिस्तान से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुनाते हैं आपको। अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान देखा जाए और एक तरफ वो नोबेल प्राइज़ के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मैंने सीज़ फायर करवाया, और ये अब उनका कहना हमला करने के बाद कि अमन का वक्त आ चुका है, और उन्होंने अपनी फोर्सेस को, अपनी एयरफोर्स को बाकायदा तौर पर इस हमले के हवाले से मुबारकबाद भी दी है, और उन्होंने कहा है कि तमाम तैयारे हमारे वापस आ चुके हैं। अभी उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि 2 हफ्ते का टाइम है और फिर उसके बाद मैं सोचूंगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। 2 दिन गुजरे नहीं और ये अटैक कर दिया। इसराइल की लॉबी बिकॉज बहुत ज़्यादा उस पर बात हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग है वो यूएसए में, चाहे डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन्स आए, 2 ही पार्टियां वहाँ पे, दोनों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने यानी कि उंगलियों पे वो नचाते हैं। मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर, वो भी अपनी मिसाल आप देखे तो जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में, जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है, और ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती, कंडेम किया जाता। इजराइल ने जितने भी हमले करे सब वायलेशन है। उसने लेबनान को मारा, सीरिया में बम डाला, 6 या 7 मुल्कों पे हमला कर दिया पिछले 1 साल में इजराइल ने, और कहता है ईरान इज द मोस्ट डेंजरस रिजीम। सबसे ज्यादा डेंजर है। ईरान ने उतनी जंग अपनी सारी पिछले 300 साल में नहीं लड़ी। पिछले बार जब हमला किया था वो नादिर शाह था जो दिल्ली पे हमला किया था, उसके बाद किस पे हमला किया है ईरान ने? इजराइल एंड लॉ को एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करता। एवरी डे लिटरली वो एक ना एक इंच से बढ़ रहा है, एक ना एक नया अपार्टमेंट बना रहा है वेस्ट बैंक में। गाजा पे 30% से ज्यादा वो डायरेक्ट कंट्रोल पे है। अभी पूरा 75% वो लेना चाह रहा है गाजा में। देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान का पड़ोसी जंग की आग में जल रहा है, उस वक्त पाकिस्तान के आम लोगों की इस जंग को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो सुनिए आप।
अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है। अमेरिका ने इस टाइम अड्डे सारा कुछ तैयार कर लिया है। अच्छा। वो गो हेड का वेट कर रहा है इसराइल का। ठीक है। अंदर खाते सारा कुछ तैयार हो चुका हुआ है। आपको आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें सारी नजर आ जाएंगी कि सारा कुछ वाजिया तौर पे नजर आ रहे होंगे कि ये मुल्क किस तरफ है, ये मुल्क किस तरफ है। जवाबी कार्रवाई होगी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जवाबी कार्रवाई करें। अगर ये तीसरा बंदा आपकी लड़ाई में इंटरफेयर कर रहा है तो उसे क्या हक है क्या? ये एक बहुत बड़ी जंग का शुरुआत भी हो सकती है, जिसे हम स्टार्ट कहते हैं, जिसे कमेंट्स कहते हैं कि और जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो बनेंगे इसके बाद वो भी तो ऑब्वियस हैं कि ये जो हमारे काम हो रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है। एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे पास गजा और फलस्तीन के ऊपर हुए। ठीक है। और ये क्या इसके पीछे इसके बैक के पीछे क्या स्टेटमेंट्स चल रही हैं, हमें इसका कंफर्म से आइडिया नहीं है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंसानियत के जो रूल्स हैं और जो हमें इस्लाम ने दिए हैं रूल्स, या जो इंसानियत के रूल्स हैं उनको सबको फॉलो करना चाहिए। एक दूसरे की जान और माल की इज्जत की और हिफाजत। हमारी भी ईरान के साथ कुछ थोड़े दिनों के लिए हुई थी, लेकिन जब बात इस्लाम की आ जाए ना तो फिर हम सब एक हैं। ठीक है। उनका प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आया था, जो अनफॉर्चुनेटली वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। काफी मामला तो होंगे, काफी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो मेरा मानना है कि वो लोग समझौता करते हैं। लेकिन जहाँ बात इस्लाम पे आ जाए, जहाँ ईरान के बच्चे, वहाँ के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे फिर उनको खाली बयान नहीं देना चाहिए, फिर मजम्मत प्रॉपर करनी चाहिए। और बाकी अमेरिका ने जो हरकत की वो गैर कानूनी की, क्योंकि यूनाइटेड कॉन्सेप्ट का जो वो रूल्स है उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप दूसरे मुल्क में डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकते। ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियर से खतरा है ईरान का, तो आप क्यों यार वो जो है ना उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ तरीके होंगे, उस पर आ जाए, उसे मना कर दे। तो आप किस तरह डायरेक्ट किसी जो है ना एक आजाद रियासत पर हमला कर रहे हो? तो कीमती असास है, मतलब न्यूक्लियर है सिर्फ, उनको टारगेट कर दिया। जो है ना ये सारा जितना कसूर है अमेरिका का है, क्योंकि पहले जो है ना वो हम तो समझ सुलह करने आएंगे, जितने पाकिस्तान और इंडिया का उन्होंने सुलह कर दिया। देखिए, इजराइल पर ईरान का जबरदस्त हमला, ये खबर सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स दागी हैं। इजराइल के 15 शहरों में जंगी सायरन बज उठे हैं। इजराइल ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, तो सायरन बज रहे हैं इजराइल के शहरों में। ईरान जोरदार तरीके से पलटवार इजराइल पर कर रहा है। इजराइल के 15 शहरों में जंगी सायरन इस वक्त सुनाई पड़ रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल्स दागी जा रही हैं इजराइल पर। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री के बाद अब पलटवार जोरदार ईरान कर रहा है और ईरान निशाने पर इजराइल के शहरों को ले रहा है। इजराइल के शहरों पर ईरान मिसाइल्स दाग रहा है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव से लेकर हाइफा तक में देखा जा रहा है। जेरूसलम पर भी ईरान अटैक कर रहा है, मिसाइल से ईरान हमले बोल रहा है। इजराइल के इन शहरों में इनकी संख्या बढ़कर 15 पर पहुंच गई है। इजराइल अपने लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत रहें। जैसे ही सायरन सुनाई पड़े, फौरन सुरक्षित जगहों पर आश्रय लें। बंकर्स इजराइल में और उन्हीं बंकर्स में फौरन लोग पहुंच जाएं जैसे ही जंगी सायरन सुनाई पड़े। ये इजराइल की तरफ से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से ईरान हमले, एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक मिसाइल ईरान की तरफ से दागी जा रही है इजराइल। उधर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर लौटे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने देश की चिंता सता रही है और ऐसे में पाकिस्तान में आपातकालीन बैठक बुला ली गई है। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होंगे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। प्रधानमंत्री से लेकर फील्ड मार्शल तक इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज शाम को राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की ये बैठक बुलाई गई है। तो जिस तरीके के हालात दुनिया में बन रहे हैं और जैसे अमेरिका ने घर में घुसकर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने पर लिया है, उसके बाद पाकिस्तान में खलबल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।